हेलो फ्रेंड्स, ISPCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम लोग अब जो है विजन IAS की जुलाई वाली मैगज़ीन को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कल पहले क्लास में आपको पॉलिटी एंड गवर्नेंस से जो है मेंस के पर्सपेक्टिव से, प्री के पर्सपेक्टिव से 3 आर्टिकल्स को कवर किया था। आज हम जो है न्यूज इन शॉर्ट्स और 2 आर्टिकल जो बचे हुए उसको कंप्लीट करके पॉलिटी एंड गवर्नेंस को ख़त्म कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने इस कंटेंट पे। वीडियोस को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि जो है हमें भी एक मोटिवेशन मिलता रहे। साल भर जो है आपको विजन IAS मैगजीन को पूरी एकदम प्री और मेंस के पर्सपेक्टिव से कंप्लीट करा देंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं अपने कंटेंट पे। ये दिया है चुप रहने का अधिकार। चुप रहने का अधिकार जो है ये पहला कंटेंट दिया हुआ है, लेकिन इसके पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। क्या है कि कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले हमें एक क्वेश्चंस को देखना चाहिए। PYQs में स्टेट PCS, UP PCS जैसे BPSC और UPSC के क्वेश्चंस को देखना चाहिए। ये देखिए, ये क्या है कि UPSC में 2023 में इसी साल ये प्रश्न आया हुआ है। ये जो प्रश्न है वो आया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने से निषेध, दोहरे दंड की धारा, कायोत्तर विधि और यातना के विरुद्ध निषेध। ये चारों ऑप्शंस दिए हुए हैं। अगर एक नज़र में मैं देखूं तो बहुत सारे लोग जो है इसको गलत कर देंगे। गलत इसलिए कर देंगे क्योंकि ऑप्शंस, प्रश्न आसान है, ऑप्शंस में कन्फ्यूजन हो जाएगी। एग्ज़ाम्स के प्रेशर में गलतियाँ कर बैठते हैं। तो यानी जो है प्रश्न बना किससे? अनुच्छेद 20 से। इसमें से कौन सा भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है? यानी कहता क्या है, प्रश्न ये डिमांड करता है कि आपको जो है ऊपर पढ़ के नहीं जाना है, लुसेंट और घटनाचक्र से नहीं होगा, डीप में आपको स्टडी करनी है, डीपली स्टडी करनी है, उसके अंदर तक जाना है, ठीक है। ये आर्टिकल 20 जो पूछा हुआ है UP PCS में 2023 का प्रश्न है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि विजन IAS का मैगजीन जो है वो आपका स्टैटिक और डायनेमिक दोनों कवर करने के लिए, ठीक है, यानी कि करंट अफेयर और स्टैटिक दोनों कवर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों से जो है चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं। अब क्या पूछा है, देखिए इसमें कंटेंट क्या दिया है, चुप रहने का अधिकार, यानी कि राइट टू साइलेंस, चुप रहने का अधिकार। कितना यूनिक सा कंसेप्ट है ना, चुप रहने का अधिकार। ऐसा कुछ अधिकार होता है, आपने कभी सुना है? क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सभी आरोपियों को, मतलब ध्यान दीजिएगा शब्द को, सभी आरोपियों को चुप रहने का अधिकार है और जांचकर्ता उन्हें बोलने या अपराध स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। मतलब जांचकर्ता यानी जो जांच करने वाली पुलिस हो, ठीक है, वगैरह सारी जो एजेंसियां हैं वो उन्हें बोलने और अपराध स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। यानी चुप रहने का अधिकार जो है आरोपियों को है, सभी आरोपियों को। और किस में है यह? अनुच्छेद 20(3) में निहित है। 20 के सबसेक्शन 3 में निहित है ये चुप रहने का अधिकार। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा कहीं, क्योंकि ये प्री के हिसाब से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ साक्षी बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। आपने क्वेश्चंस में देखा होगा, ठीक। लेकिन यह ध्यान देना है कि इसमें अगर अब यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से UPSC के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से टर्म, ये तो EB PCS के लिए है और BPSC वगैरह के लिए यहाँ तक इम्पोर्टेंट था। यहाँ से चीज़ें UPSC के लिए इंपॉर्टेंट है। संरक्षण के, चूँकि क्या है कि ये सब चीज़ें दे देगा, स्टेटमेंट में दे देगा, यह संरक्षण जो है सभी कार्रवाई तक सीमित है। नहीं, यह संरक्षण जो है केवल आपराधिक कार्रवाई तक ही सीमित है। यानी कोई अपराध का कार्रवाई किया गया हो, ठीक है, और जांच हो रही हो, तो जांचकर्ता जो है दोषी को या आरोपियों को चुप, मतलब स्वीकार करने या बोलने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। हालांकि मान लीजिए किसी व्यक्ति से FEMA अधिनियम 1999, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत पूछताछ की जा रही हो, तो उसे यह अधिकार नहीं है, यानी उसे बोलना पड़ेगा, ठीक है। और कारण क्या है कि वह व्यक्ति किसी अपराध का अभियुक्त होता नहीं है। पूछताछ होती है तो वह अभियुक्त तो होता नहीं किसी अपराध का, और वह वकील रखने का भी हकदार नहीं होता है, ठीक है। ऐसे में इसे मतलब इन्हें जो है एक्सेप्शनल केस माना जाता है, ठीक है, इन्हें यह अधिकार नहीं होता है। अब ये इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट जजमेंट है। UPSC के अगर मेंस में, UP PCS के मेंस में अगर आप इसको लिखते हैं तो भी आपको एक एज मिलेगा, ठीक है। और साथ साथ जो है ये प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नंदिनी सप्तथी बनाम PL दानी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, किसी व्यक्ति को पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर किसी सवाल का जवाब देने के लिए मजबूर करना क्या है? अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन हो सकता है। जजमेंट याद रखना है और अनुच्छेद 20(3) याद रखना है। राइट टू साइलेंस किस में है वो याद रखना है।
और यूपीपीसीएस का क्वेश्चन इस बार का जो आया हुआ है उसको देख लेना है। ऐसे ही आपकी पढ़ाई होती है कम्प्रहेंसिव में। ठीक, अगर आप पढ़ते तो आपको ये पक्का मिस कर देते। मैंने इसीलिए आपको क्वेश्चंस के हिसाब से पढ़ाया। ठीक, तो इस यही होता है। मैं आपको पूरा मैगजीन कंप्लीट करा दूंगा इसी तरह से। इसमें क्या है कि एसओपी लॉन्च की गई है टू चेक द यूज़ ऑफ फेब्रीज लिक्विड एंड ल्योर वोटर्स। ठीक है, ये फेब्रीज पे यानी कि जो चुनाव में मुफ्त उपहार होते हैं और ये सब चीज़ें होती हैं उनके लिए उस एसओपीज़ जो है और जो वोटरों को मतलब लुभाने के लिए होता है ना कि अवैध शराब देंगे, नशीले पदार्थ देंगे, राशन देंगे, तस्करी देंगे, सब चीज़ें जो होती हैं उसके लिए एसओपी लॉन्च की गई है। मैंने फेब्रीज पे यानी कि जो होता है ना कि फेब्रीज जो मुफ्त की जो चीज़ें जा रही हैं दी जा रही हैं सरकार द्वारा, ठीक है, लोक लुभावन वादे किए जा रहे हैं, उस पर मैंने एक आर्टिकल लिखा है। वो लिखा है दैनिक जागरण के नेशनल एडिशन में आर्टिकल लिखा है। वो आर्टिकल को मैं आपको यहाँ पिन कर दूंगा टेलीग्राम पे, आप उसको पढ़िएगा। मैंने क्या लिखा है उसमें कि फेब्रीज होता है, जब बात कर रहे हैं फेब्रीज की तो उसमें मैंने 2-3 चीज़ें स्पष्ट की हैं। एक हो गया फेब्रीज और दूसरा हो गया जन कल्याणकारी योजनाएं या कदम। इन दोनों के बीच में बहुत ही बारीक सा अंतर होता है। ठीक है, वही हम इस समय की जो चीज़ें हैं वो मिस कर जाते हैं। इसी साल जो यूपीएससी का इंटरव्यू देने गए थे उनसे ये प्रश्न पूछा गया था और ये उसी के पहले मैंने ये आर्टिकल लिखे हुए थे। मतलब ये चीज़ें मैंने लिखी हुई थी कि फेब्रीज जो होता है और जन कल्याणकारी जो योजनाएं होती हैं, कदम होते हैं, सरकार उठाती है या कुछ राहत कदम उठाती है, उन दोनों के बीच में बारीक अंतर होता है और उसको समझने की ज़रूरत है। आर्टिकल को आप मिस मत करिएगा, मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दे रहा हूँ, उसको आप पढ़िएगा। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पर मुफ्त जो है ये जो चीज़ें जारी जा रही है उसके लिए जो क्या है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष और कर सीमा शुल्क बोर्ड ने यानी सीबीआईसी ने मानक संचालन प्रक्रिया स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर एसओपी जारी की है। इसका उद्देश्य क्या है कि विधानसभा आम चुनाव में जो है नकदी, अवैध शराब, नशीले पदार्थ, मुफ्त उपहार, तस्करी की वस्तुओं के इस्तेमाल को रोकना है। इसके लिए चुनाव आयोग ने भी चिंता व्यक्त की थी। इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि आप देखिएगा कि जीएसटी और सीमा शुल्क अधिकारी जो है मतदाताओं को लुभाने के लिए कूपन आधारित मुफ्त में ईंधन या नकदी के वितरण की निगरानी करेंगे। कौन करेगा? जीएसटी और सीमा शुल्क अधिकारी। ठीक, वाहनों की जांच करने और भंडार गृहों के सत्यापन के लिए फ्लाइंग स्क्वाड और स्टैटिक सर्विलांस टीम गठित की जाएगी। सीबीआईसी है क्या? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो ये बात है कि सीबीआईसी है क्या। सीबीआईसी क्या है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय जीएसटी कमिश्नरेट, कस्टम हाउस और केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला के लिए स्थापित क्या है? एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। ये शब्द को ध्यान दे लीजिएगा। होता क्या है कि यूपीएससी कई बार प्री में क्या करता है कि सीबीआईसी एक गैर संविधानोत्तर संस्था है, यानी कि ठीक है एक सांविधिक संस्था है, ऐसे सब प्रश्न बना के कन्फ्यूज कर देता है। ठीक है, और एग्जाम के प्रेशर में हम गलती कर देते हैं। तो ध्यान देना है कि किस बात पे? प्रशासनिक प्राधिकरण है। ठीक है, ये क्या है? मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत, राजस्व विभाग में। इसकी संरचना क्या होती है? एक अध्यक्ष होता है और सभी अधीनस्थ निकायों से एक सदस्य होते हैं। करता क्या है? ये सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगाने, उसके संग्रह से संबंधित नीतियों के निर्माण में भाग लेता है। इसके अलावा क्या करता है वो कि तस्करी की रोकथाम करता है। सीमा शुल्क यानी कि जो कस्टम ड्यूटी होती हैं, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, नारकोटिक्स से जुड़े मामलों को भी देखता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में है। ठीक है, इसके बारे में ध्यान देना है। प्रशासनिक प्राधिकरण है, ये इंपॉर्टेंट है प्री के लिए यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, अब क्या है कि अब ये देखिएगा यहाँ पे एक चीज़ और है कि जो मान लीजिए निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों समेत साड़ी जो अगर शर्ट है, ठीक है, झंडे हैं, ले जाने के लिए वितरण पर नज़र रखा जाएगा। जीएसटी की टीम जो है ई वे बिल जांच करेगी। ई वे बिल जमा नहीं होने पर जो सामान होंगे वो जब्त कर लिए जाएंगे। अब क्या है कि 2-3 चीज़ें और आ रही हैं, ये इसमें प्री के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ठीक है, इसकी भूमिकाओं का सीमांकन किसने किया है? केंद्र सरकार ने किया है। मतलब दोनों क्या करेंगे? डिजिटल बाजार पे विनियमन के दोहराव की संभावनाओं को दूर करने के लिए जो डिजिटल मार्केट है उन दोनों पे जो है दोनों के बीच में दोहराव हो रहा था विनियमन में। ठीक है, तो उसके दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने क्या किया कि इनकी भूमिकाओं का सीमांकन कर दिया, यानी आप ये काम करेंगे, आप ये काम करेंगे। ठीक है, अनुमान व्यक्त किया जा रहा है, ये मेंस में आप लिख सकते हैं कि अनुमान व्यक्त किया जा सकता है कि भारत का डिजिटल बाजार जो है 2025-26 तक $1 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर क्या होगा कि सभी जो है डिजिटल बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक मुद्दों का समाधान करने के लिए नोडल मंत्रालय होगा। इसको आप प्री के लिए
रख लीजिए ये इसको, ठीक है। कौन होगा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। डिजिटल बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक मुद्दों का समाधान करने के लिए नोडल मंत्रालय। और जो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय क्या है? कि क्षेत्रक विशेष जो मामले जुड़ेगा उसको देखेगा, ठीक है। केंद्र सरकार क्या कर रही है? भारत में डिजिटल बाजार के विविध पहलुओं को विनियमित करने के लिए डिजिटल इंडिया अधिनियम और डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून सहित अन्य कानून लाने की दिशा में अभी कार्य कर रही है। अभी आया नहीं है, आएगा तो हम लोग उसको पढ़ेंगे, उसको छोड़ देना है। अभी आ रहा है डार्क पैटर्न। डार्क पैटर्न क्या है? कि भारतीय जो विज्ञापन मानक परिषद है, हाँ, उसने क्या किया कि डार्क पैटर्न से निपटने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश क्या कहते हैं कि इनको जो है 1 सितंबर 2023 से लागू किया जाएगा। पहले बात जान लीजिए डार्क पैटर्न होता क्या है। ये क्या हो जा रहा है बार बार? डार्क पैटर्न क्या होता है कि एक भ्रामक यूजर इंटरफेस होता है, ठीक है। भ्रामक यूजर इंटरफेस होता है जिसमें क्या कि धोखाधड़ी, चालाकी या हेर फेर करता है, जिसमें उपयोगकर्ता को हितों के लिए हानिकारक विकल्प चुनने लगता है। जैसे क्या है कि जैसे डार्क इंटरनेट सुना आपने, डार्क इंटरनेट, उसी तरह से डार्क जो पैटर्न है एक प्रकार क्या होगा कि जो यूजर इंटरफेस होगा जो बहुत ही भ्रामक होगा। इसमें क्या होगा कि जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई एक बहुत महंगा उत्पाद खरीद लिया आपने, ठीक है, और वो चीज़ें सस्ती अवेलेबल हैं, पर क्या करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐड दिखाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसको आपको लोक लुभावन वादे और तमाम चीज़ें जो है उस पर शो करेंगे, हाँ। उस पर जो है प्रोडक्ट की जो कीमत है और उसकी जो गुणवत्ता आदि को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाएगा। भयानक रिव्यूज़ होंगे, ये सब फर्जी चीज़ें होंगी जिससे जो है हम भ्रमित होकर के महंगे उत्पादों खरीद लेंगे, ठीक है। जो राशि दर्शाई जाएगी बाद में जीएसटी वगैरह तमाम चीज़ें जुड़ के उससे अधिक जो है बाद में भुगतान करते वक्त हो जाएगा वो, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, वो एक डार्क पैटर्न का कारण, डार्क पैटर्न का एक उदाहरण के तौर पे आती हैं, ठीक है। अब डार्क पैटर्नों को जो है भ्रामक विज्ञापनों को किस में समझाया गया है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में भ्रामक विज्ञापनों को समझाया गया है। इसे ऑनलाइन विज्ञापन के 4 तकनीकों से निपटने विज्ञापन के 4 अलग अलग तकनीकों से निपटने के लिए उपाय किए गए इस दिशा निर्देश में। डीप प्राइसिंग क्या है? डीप प्राइसिंग क्या है कि जैसे शुरू में जो ग्राहक होंगे उनको उत्पाद की जो है कुल मूल्य से कम मूल्य बताया जाएगा, ठीक। और जब उत्पाद खरीदता है तो कुल मूल्य के बारे में पता चलता है, ठीक। अच्छा, फॉल्स एजेंसी क्या होता है? जब मान लीजिए किसी कंपनियां कहती हैं कि ये बहुत कम, मान लीजिए 10 ही बचा है, आप जल्दी से ले लीजिए, हाँ, ओनली वन स्टॉक, ओनली वन लेफ्ट, ऐसी चीज़ें आती है ना ऑनलाइन खरीदते वक्त, कि सिर्फ एक ही चीज़ बची है, एक ही जो वस्तु है, कमोडिटी है, वो मात्र 10 ही बची है, जल्दी से मतलब आप जल्दी से परचेज करिए। पर वैसा वास्तव में होता नहीं है, वो सिर्फ जो है फॉल्स अर्जेंसी दिखा करके ले जाती है। जैसे क्या होता है कि हवाई जहाज में सीटें जो होगी, क्या होता है कि जैसे हवाई जहाज में सीटें संख्या होती हैं, अगर आप जल्दी से बुक करने के लिए क्या करते हैं कि जो एजेंसी वाले होते हैं वो जल्दी जल्दी बुकिंग दिखा देंगे कि जल्दी जल्दी बुकिंग हो रही है, आप तुरंत तत्काल तौर पे बुक कर लेंगे, पर वैसा वास्तव में होता नहीं है, ठीक है। विशिष्ट विज्ञापन क्या है कि जैसे मान लीजिए कि जो संपादकीय और ऑर्गेनिक कंटेंट वाले जो विज्ञापन होते हैं, जैसे मान लीजिए न्यूज़पेपर हो गया, ठीक है। न्यूज़पेपर में ये पहले पेज पे खूब अच्छा सा एक आर्टिकल छपा किसी प्रोडक्ट के बारे में, अगर उसके नीचे अगर ये एडवर्टाइजमेंट या एडिटोरियल नहीं दिया हो तो आप समझ जाइए ये भ्रामक है, क्योंकि किस संपादक, कोई अखबार क्या है, किसी प्रोडक्ट विशेष के बारे में बात नहीं कर सकता। तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो होता है, ठीक है। बैट एंड स्विच क्या होता है कि जैसे कि इसके साथ क्या होता है कि विज्ञापन में दिखाए गए जो सेवा को निम्न गुणवत्ता वाले किसी दूसरे उत्पाद या सेवा की आपूर्ति की जाती है। बैट एंड स्विच दूसरे उत्पाद की, ठीक है। तो वही जो चीज़ें इस पर बताई गई हैं। अब क्या है कि भारतीय विज्ञापन मानक परिषद, इसको थोड़ा सा देख लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या है कि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है यूपीएससी के लिए प्री है, ठीक है। यूपीएससी प्री के लिए हो सकता है स्टेटमेंट बन जाए। इसमें क्या है कि भारतीय विज्ञापन मानक परिषद क्या है, 1985 में विज्ञापन और मीडिया उद्योग के पेशेवरों द्वारा शुरू किया गया था। क्या है इसका उद्देश्य? कि भारतीय विज्ञापन को शालीन बनाया जाए, निष्पक्ष बनाया जाए और ईमानदार बनाया जाए। यह एक स्वैच्छिक स्वविनियमन संगठन है। इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई कानूनी या ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ स्वैच्छिक स्वविनियमन संगठन है, ये इंपॉर्टेंट है। इतना तक आपको देखना है इसमें। अब क्या है कि अभी मैंने यहाँ पे आपको जो है न्यूज एंड शॉर्ट्स को कंप्लीट कर दिया। अब जो है कल से जो 2 आर्टिकल छूटे हुए थे उसको कंप्लीट करना है। ये 2 आर्टिकल क्या है, ये इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। इसमें इसको आपको देखना है, संसद के दोनों सदनों ने बहुराज्य सहकारी सोसाइटी विधेयक 2022 को पारित किया है। यह विधेयक क्या है? बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 में संशोधन करने के लिए पेश किया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि 2022 को पारित किया दोनों सदनों ने,
और ये क्या करेगा कि जो बहुराज्य सरकारी जो है मल्टी स्टेट जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं एक्ट जो है 2002 को संशोधन करेगा। ठीक, इसका उद्देश्य क्या होगा, पहले बात आप जान लीजिए कि होता क्या है। मतलब जो ना होता है ना कि ये सहकारी समिति होते क्या, बहुराज्य वाले जो ऐसे समितियां जो होती हैं, सहकारी समितियां जिनका उद्देश्य केवल एक राज्य तक सीमित नहीं है। मतलब अधिक, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में कोई सहकारी समिति है, फिर वही मध्य प्रदेश में, वही कर्नाटक में है, वही छत्तीसगढ़ में, वही झारखंड में, तो जिसका उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं है, उन्हीं और जो अनेक राज्यों से एक से अधिक राज्यों में सदस्यों के हितों की पूर्ति करता है, वैसे ही सहकारी समितियों के संबंधित कानूनों को समेकित करना और संशोधित करना जो है इसका उद्देश्य है। ठीक है, पंजीकरण क्या होगा कि इस अधिनियम के तहत जो सभी जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनको क्या करेगा, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त केंद्रीय रजिस्ट्रार के माध्यम से पंजीकृत किया जाएगा। यूपीएससी प्री के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, केंद्रीय रजिस्ट्रार के माध्यम से पंजीकृत किया जाएगा। ये लाइन इंपॉर्टेंट है प्री के हिसाब से। ठीक, अब क्या है कि आंतरिक इंटरनल गवर्नेंस क्या कर सकती है कि प्रत्येक बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अपनी इंटरनल गवर्नेंस के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप उपनियम बना सकती है। मतलब कोई नियम अपना बना सकते उपनियम। अच्छा, किसी भी सहकारी बैंक के समायोजन होगा, समामेलन होगा, पुनर्गठन होगा, उसकी योजना कौन तैयार करेगा, केंद्रीय रजिस्ट्रार तैयार करेगा। ठीक, और यह कार्य किसका करेगा, केंद्र सरकार के निर्देश पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के अनुसार, जिसमें क्या करेगा, आरबीआई जो है अपनी मंजूरी देगा। ठीक, अब ये होता क्या है, अब आप देखिएगा इम्पोर्टेंट बात, एक सरकार ने एक और घटनाक्रम लाया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अधिनियम 2002 के तहत क्या किया कि 3 राष्ट्रीय स्तर की 3 बहुराज्य सहकारी समितियों के गठन की मंजूरी दी। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कौन कौन से हैं इसको आप देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना इंपॉर्टेंट है कि 3 बहुराज्य सरकारी समितियों को की जो है गठन को मंजूरी किसने दी, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी। अब आता है एक मेंस के पर्सपेक्टिव से और प्री के पर्सपेक्टिव से सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि भारत संघ बनाम राजेंद्र शाह और अन्य वाद 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया, हाल ही का है 2021 का, कि भारत के संविधान का भाग जो है 9B यानी 9B जो है केवल बहुराज्य सहकारी सोसाइटी समितियों पर ही लागू होता है, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के ऊपर। ठीक है, क्या होगा, भाग बी, भारत का संविधान का भाग 9B। ठीक है, ये क्या होगा, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर ही लागू होता है। किसने, सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्पष्ट किया, किसमें, भारत संघ बनाम राजेंद्र शाह अन्यवाद में। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए और इसको कहीं एक लिख लीजिए। क्या होगा कि प्री में भी मेंस में भी जब भी प्रश्न बनेगा तो इसको आप कन्फ्यूज नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अब हो सकता है अब ये प्रश्न पूछेगा ना कि कभी कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट की संशोधन की आवश्यकता क्यों थी। ठीक, इसकी क्या चुनौतियां हैं, अगर मेंस में प्रश्न बन सकता है या कुछ प्रमुख बिंदुओं पर उसका नज़र डालिए, ऐसा तो प्रश्न बनता ही बनता है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे वो देखिए। ठीक है, पहले ये देखते हैं कि संविधान संशोधन की आवश्यकता क्यों है। इसमें दिया है कि भाग जो 9B है संविधान का, संविधान का जो भाग 9B है उसमें क्या है कि जो संविधान का जो 97वां संशोधन अधिनियम हुआ, ठीक है, उसके तहत माध्यम से संविधान में भारत, ये एक चीज़ गलत दिया हुआ है यहाँ पे, नहीं सही है, ठीक है, ये सही है। इसके माध्यम से संविधान में जो भाग 9B को शामिल किया गया था। ठीक है, इस भाग के सुगमता हेतु जो है जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव अधिनियम उसमें संशोधन करने की आवश्यकता है। होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। भारत के संविधान के भाग 9B में ठीक है, 9B में क्या मिलता है, 9B में मिलता है सहकारी समितियाँ। ठीक है, सहकारी समितियाँ क्या है कि एक तरह के छोटे स्तर पर सरकारी प्रशासनिक है। ठीक है, अच्छा, सहकारी समितियों के जो गठन है, परिभाषा है, संचालन है, उसी को लेकर के 9B में वर्णन करता है। इसकी जो मतलब कब इसको स्थापित किया गया, 2011 में 97वां संविधान संशोधन द्वारा इसको स्थापित किया गया। किसको, जो है आपका सहकारी समितियों को। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि भाग 9 क्या है, भाग 9 जो है भारत में जो है ग्राम पंचायतों की स्थापना के बारे में बात करता है, और 9B क्या है, सहकारी समितियों के बारे में बात करता है। तो दोनों चीज़ों को ध्यान देना है। तो इसी के लिए जो है इसी के साथ जो है ना सुगमता है, तो क्या करना चाहिए, इसके लिए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव संशोधन अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता थी। ठीक, सहकारिता के सिद्धांतों को अनुपालन करने के लिए इसको जो है गवर्नेंस को मजबूत करना, इसलिए जो है इसको संशोधन करना चाहिए। सहकारिता के सिद्धांत हैं क्या,
इसको आपको ध्यान देना है, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सहकारिता सिद्धांत क्या है? स्वैच्छिक और खुली सदस्यता हो, यानी कोई भी आ सकता हो, कोई भी जा सकता हो, ठीक है, इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता हो। सदस्यों की जो है आर्थिक भागीदारी संभव हो, शिक्षण, प्रशिक्षण और जानकारी के बारे में जो है ये सब कुछ जो है ओपनली अवेलेबल हो। सब सदस्यों की ओर से लोकतांत्रिक नियंत्रण हो, किसी एक व्यक्ति का जो उसमें प्रभाव ना हो जो उसको संचालन और नियंत्रण करे। स्वायत्तता और स्वाधीनता जो है वो बनी रहे और समुदायों के लिए सरोकार के रूप में वो कार्य करे, ठीक है। ये आपके सहकारी सिद्धांत हो गए। अब क्या है और सदस्य, और इसका लिए क्यों इम्पोर्टेंट थी, क्यों संशोधन जरूरी था? क्योंकि क्या है कि डिजिटल प्रक्रिया आसान करना, सदस्यों की प्रक्रिया को सार्थक, सक्रिय बनाना, पारदर्शिता बनाना, इस शिकायतों का निवारण करना, ऐसी चीज़ों के लिए भी इसमें मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अधिनियम में जरूरी था, तो इसको संशोधन करना। अच्छा, एक समर्पित निधि के माध्यम से जो मतलब इस समय रुग्ण मतलब यानी कि जो एकदम इनएक्टिव हो चुकी हैं उन जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, उनका पुनरुद्धार करना, ठीक है। तो ये इसी सब चीज़ों के लिए संशोधन करना बहुत आवश्यक था। इस पक्ष में आप तर्क दे सकते हैं, ठीक। अब क्या है, विधेयक के जो प्रमुख बिंदु हैं उन पे नज़र देना जरूरी है। जो विधेयक के प्रमुख बिंदु हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है इसमें कि सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण का गठन होगा। सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण का गठन होगा। वर्तमान में क्या है कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में उसका बोर्ड का निर्वाचन जो है कौन करता है? मौजूदा बोर्ड द्वारा, ठीक। लेकिन अब जो है क्या करेगा, यह विधेयक क्या निर्देश करता है कि केंद्र सरकार जो है बहुराज्य सरकारी समितियों के बोर्ड का चुनाव करने के लिए सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण का गठन करेगी। अब इसके स्थान पे ये नहीं होगा, सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण गठन होगा जिसमें एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, 3 अधिकतम सदस्य होंगे, ठीक। अब क्या करेगी, केंद्र सरकार चयन समिति के सुझाव के आधार पर इन सदस्यों की नियुक्ति करेगी, ठीक। अब इसमें क्या किया गया है कि सहकारी समितियों का समामेलन और विभाजन भी दिया गया है इस विधेयक में। रुग्ण जो मतलब इनएक्टिव हो चुकी सहकारी समितियों के लिए निधि दी गई है, हाँ, जो इसके लिए सहकारी पुनर्वास पुनर्निर्माण विकास कोष के लिए शुरुआत की गई है। इनसे जो है रुग्ण बहु राज्य सरकारी समितियों को पुनर्जीवित किया जाएगा, जो एक बहुत अच्छी चीज़ है, हाँ। अच्छा, इस निधि का जो वित्त पोषण उन बहुराज्य सरकारी समितियों द्वारा किया जाएगा जो पिछले 3 वर्ष में लाभ में रही हैं, ठीक है, 3 वर्ष में लाभ में रही हैं। अच्छा, सहकारी शेयरधारिता के मोचन पर प्रतिबंध, ये भी इम्पोर्टेंट है। मतलब आप इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो है अब पॉइंट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। शिकायतों का निवारण, इस विधेयक में क्या किया गया है कि केंद्र सरकार जो है प्रादेशिक क्षेत्राधिकार वाले 1 से अधिक सहकारी लोकपाल की नियुक्ति करेगी और लोकपाल के निर्देश जो होंगे उसके खिलाफ कहाँ अपील हो सकती है? केंद्रीय रजिस्ट्रार के पास होगी, ठीक है। डायरेक्ट जो निदेशक मंडल हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उसमें जो क्या है अधिकतम 21 निदेशक हो सकते हैं, ऐसा ये इंपॉर्टेंट है। ये वाला चीज़ ना आप इसको स्टार मार्क कर लिए, यूपीएससी यूपीपीसीएस दोनों के लिए। हो सकता क्या है कि बहुराज्य सरकारी समिति के बोर्ड में अधिकतम कितने निदेशक हो सकते हैं? 21। ये प्रश्न बार बार पूछा है, आप गूगल कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ये प्रश्न बार बार पूछा है, इसको आप स्टार मार्क करके याद कर लीजिए। 21 डायरेक्टर हो सकते हैं सबसे मैक्सिमम, ठीक। बोर्ड क्या कर सकता है? 2 अतिरिक्त डायरेक्टरों को शामिल कर सकता है, हाँ। और ये क्या है कि जो डायरेक्टर बोर्ड होगा उसमें संरचना में संशोधन करता है विधेयक, उसमें क्या होगा, उसमें एक अनुसूचित या अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना अनिवार्य है और 2 महिला सदस्य। ये प्री के हिसाब से यूपीएससी के लिए ये चीज़ जो है ये वाला लाइन इसको आपको याद कर लेना है। सबसे इम्पोर्टेंट यूपीएससी प्री के लिए ये है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है स्टेटमेंट में और कंफ्यूज कर सकता है, तो इसलिए इसको ध्यान देना है, ठीक। बाकी चीज़ों को दें या चाहे ना दें। मेंस का आंसर राइटिंग कर रहे हैं, सहकारी समितियों पर अगर उत्तर आ रहा है या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट पे जो है क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, तो उसमें आप क्या लिखना, निष्कर्ष में आप इसको लिख सकते हैं कि इनके जो पुनर्गठन को सफल बनाने, सदस्यों की क्षमता निर्माण और सहायता करने और बेहतर गवर्नेंस के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए संबंध में प्रयास करके इनके जो है उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा निष्कर्ष बना करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आता है सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023। इसमें कुछ खास नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसको मैंने जो जून वाली जो मैगजीन है ना उसमें मैंने इसको कवर किया हुआ है पहले। अब इसका थोड़ा सा जो है पारित किया है तो उसको थोड़ा सा और चीज़ें ऐड होंगी, तो मैं उसको बता दे रहा हूँ। दोनों सदनों ने सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 को पारित किया है, दोनों सदनों ने। करेगा क्या ये कि ये जो है
1952 की जो संशोधन उसका प्रावधान करता है सिनेमेटोग्राफ अधिनियम में, ठीक है। इसके लिए इस अधिनियम को क्या किया गया था कि जो सिनेमेटोग्राफ फिल्मों को प्रदर्शित करने हेतु प्रमाणित करने और सिनेमेटोग्राफ का उपयोग करके प्रदर्शन को विनियमित करने के संबंध में प्रावधान के लिए अधिनियमित किया गया था। और इसी अधिनियम के तहत जो है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC, जो आप देखते हैं जो फिल्म चलती है उसके पहले CBFC का जो प्रमाणन बोर्ड का सर्टिफिकेट लगता है वह इसी के तहत जो है बनाया गया था। अब क्या है कि CBFC द्वारा जो किए गए प्रमाण पत्र कंटेंट के अनुसार जो है संशोधित या समाप्त किए जा सकते हैं। बोर्ड किसी भी फिल्म के प्रदर्शन पर रोक भी लगा सकती है। तो जो संशोधन का उद्देश्य क्या है कि प्रमाणन प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और वर्तमान समय के अनुकूल बनाना है, ठीक। यही जो है आपका मूल उद्देश्य है। अब देखिए मूल बात क्या है, हमको ये पढ़ना है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड प्री के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC क्या है, सूचना प्रसारण मंत्रालय। ये होता है सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत एक वैधानिक संस्थान है। ये इंपॉर्टेंट है, UPSC क्या करेगा कि CBFC के बारे में सीधे पूछ देगा। ये एक गैर संवैधानिक संस्थान है या ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, ऐसा प्रश्न कंफ्यूज कर देगा। पर ध्यान देना ये वैधानिक निकाय है और किसके अंतर्गत, सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत। जो सिनेमेटोग्राफ 1952 का अधिनियम जो है ये नियंत्रित करता है फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन को, ठीक है। अब क्या है विजन इसका क्या है कि उचित और स्वस्थ मनोरंजन जो है सुनिश्चित करना जो है सिनेमेटोग्राफ प्रमाणन नियम 1983 और इसके एक्ट 1992 के तहत, ठीक है। उद्देश्य क्या है कि जो है प्रमाणन की प्रक्रिया को पारदर्शी जिम्मेदार बनाना, उत्कृष्ट केंद्र को रूप में विकसित करना और आधुनिक तकनीक को अपनाना। संरचना क्या है कि कुछ गैर सरकारी सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होता है। इन सभी की नियुक्ति कौन करता है, केंद्र सरकार करते हैं। अब इम्पॉर्टेंट एक ये भी है, इसका मुख्यालय कहाँ पे, इसका मुख्यालय मुंबई है। ये ध्यान देना, दिल्ली नहीं है, मुंबई है। और 9 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली, कर्नाटक, ठीक है, गुवाहाटी वगैरह में है, कटक में। और ये जो क्षेत्रीय कार्यालय छोड़ दीजिए, आप हेडक्वार्टर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, वैधानिक निकाय है, किसके अंतर्गत, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है। अब आता है, अब इसमें संशोधन विधेयक में जो कुछ प्रावधान है उसको आप देख लीजिए, बहुत कुछ खास नहीं है इसमें। अनुशंसात्मक है वगैरह जो है सब चीज़ें जो हैं अब ये दी गई हैं। इसमें बहुत कुछ खास प्री और मेंस के हिसाब से तो नहीं है। हाँ, निष्कर्ष के तौर में अगर मेंस में अगर आएगा क्वेश्चंस तो आप लिख सकते हैं कि वर्तमान समय दर्शकों के ओवरटॉप प्लेटफॉर्म को झुकाव वृद्धि करने के लिए समाज और उद्योग की बेहतरी के लिए इस विनियमन को करना आवश्यक है। और ऐसे में जो है इस सरकार संशोधन जो है इस दिशा में सार्थक कदम है और ये अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो सकेगा। ऐसा कुछ बना करके आप इसको मेंस में लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, इसमें कुछ प्रावधान में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये एक चीज़ आप और देख सकते हैं कि विधेयक के उल्लंघन की स्थिति में दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान करता है और दंडनीय अपराध बनाता है, ठीक है। अगर कोई पायरेसी को जो है फिल्मों की पायरेसी को अगर मान लीजिए कोई उल्लंघन करता है तो वो एक दंडनीय अपराध बनाता है। और अर्थदंड जो है विधेयक के नियमों का जो उल्लंघन करेगा उसके लिए जो है दंडात्मक कार्रवाई करता है, ठीक। अब क्या करता है कि ये प्रमाण पत्र जो है 10 वर्ष की वर्तमान वैधता के विरुद्ध जो है हमेशा के लिए वैध रहेंगे। पहले क्या थे, 10 वर्ष के लिए प्रमाण मिलते थे, अब ये हमेशा के लिए रहेंगे। और ये श्रेणियाँ होती हैं, आप देखे होंगे फिल्म जो बनती है तो उसके लिए UBA, UA और A और S जो होती है ये श्रेणियाँ होती हैं। इसको मैंने आपको जून वाले मैगजीन वाले सेक्शन में आपको पढ़ाया है, इसको आप देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है हमने पॉलिटी एंड गवर्नेंस को आज बेहद आसान और प्री में क्या इंपॉर्टेंट है, मेंस में क्या लिख सकते हैं आप, इसके हिसाब से मैंने करा दिया। और कल मैंने ED वगैरह को कंप्लीट कर दिया था। इस तरह जो है हम आप अगर ऊपर अगर अपना देखा जाए मैगज़ीन को, तो मैगज़ीन को हमने पूरा पॉलिटी एंड गवर्नेंस को कंप्लीट कर लिया है। जुलाई वाली जो मैगज़ीन है इसमें हमने पॉलिटी एंड गवर्नेंस को कंप्लीट करके आपको पूरा पढ़ा दिया है अच्छे से। देखिए ये इसमें आप अगर इसको देखेंगे तो इसमें आप देखिए समान नागरिक संहिता वगैरह जो है, न्यायालय में लंबित मामले, ED, ठीक है, मल्टी स्टेट कॉप, मतलब इसमें सारे टॉपिक्स जो है आपके कवर हो चुके हैं। अब करना क्या है आपको कि कल से जो मैं आपको IR पढ़ाऊँगा, ठीक है, कल से मैं जो है आपको IR पढ़ाऊँगा। ऐसे में आप जो है एक काम करिए कि इन सारी चीज़ों को जो मैंने बोला आपको कि नोट्स बना लीजिए या इसको लिख लीजिए, उन सारी चीज़ों को आपको लिख लेना है और नोट्स बना लेना है। कल से जो है आपको IR पढ़ाएंगे, ठीक है। IR कल से कंप्लीट करेंगे, 15 दिनों के अंदर मैगजीन ख़त्म कर देंगे और इसके बाद जो है प्री और मेंस के हिसाब से हम क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। 15 दिन में मैगजीन ख़त्म हो जाएगी। चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।